एक सुनसान इलाके में बंद पड़ी खंडहर जैसी एक फैक्ट्री थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इधर कई सालों से कोई आया नहीं है। वहीं उस फैक्ट्री के अंदर किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। वहां पर कोई शोर न होने के कारण वो धीमी सांसें पूरी फैक्ट्री में हल्की हल्की गूंज रही थीं। वहीं एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ और पैरों को जंजीर से कसकर बांधा गया था और वह इस वक्त हवा में झूल रही थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसके हाथ पैरों से, या यूं कहें पूरे शरीर से, खून टपक रहा था। साथ ही उसके शरीर पर बहुत सारे मारने के निशान थे। उनमें से कई पुराने थे तो कई ताजे थे। उसके चेहरे पर शायद एसिड डाला गया था, जिस कारण उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत समय से टॉर्चर किया गया हो, जानवरों की तरह उसे पीटा गया हो। तभी फैक्ट्री का मेन दरवाजा खुला और एक के बाद एक 4 गाड़ियां अंदर आईं। सबसे पहले गाड़ी में से कुछ हटके कटे बॉडीगार्ड निकले और उन्होंने अपने पीछे खड़ी कार का डोर ओपन किया। कार का डोर ओपन होते ही उसमें से एक लड़का बाहर आया, जो दिखने में करीबन 28 साल का होगा। उसने एक वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वह बड़े ही अकड़ के साथ गाड़ी से बाहर आता है और अपने पहने कोट के आगे के बटन लगाकर कार के दूसरी ओर जाता है। दरवाजा खुलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कुछ ही समय में उसके हाथ में एक कोमल नाजुक हाथ आता है और उसे अच्छे से थाम लेता है। उसके बाद उस कार से एक महंगे हील पहने लड़की के लंबे पैर दिखाई दे रहे थे। लड़की ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटने के थोड़ा ऊपर थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। उसकी उम्र कुछ 26 साल होगी। आंखों में नफरत लिए वह सामने अधमरी हालत में पड़े उस लड़की को देख रही थी, और फिर वे दोनों शैतानों की तरह हंस रहे थे और उसे देखकर घिन भी आ रही थी। वह लड़की जो कार से उतरी थी, बड़े ही स्टाइल और नजाकत के साथ चलकर उस लड़की के सामने आती है, तो वहां खड़ा लड़का लड़की के कमर पर हाथ रखकर उसके बगल में आकर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों ही उस लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गंदे कचरे के ढेर को। फिर वह लड़का अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करता है। इशारा पाकर वह बॉडीगार्ड आगे आकर वहां बंधी जंजीर को खोल देता है और इसी के साथ वह लड़की जो बंधी हुई थी एकदम से नीचे गिर जाती है। जोर से गिरने के कारण उसकी चीख निकल जाती है, पर वहां खड़े किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक वहां खड़ी लड़की आकर परवाह और चिंता दिखाने का नाटक करते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता? देखो, तुम्हारे कारण बेचारी को चोट लग गई। चलो तुरंत माफी मांगो। फिर नीचे गिरी लड़की की ओर देखकर कहती है, अरे अरे सिया, यह क्या हो गया? तुम अचानक ऐसे नीचे कैसे गिर गई? आओ, मैं तुम्हें उठाने में मदद करती हूँ। यह कहकर वह उसके हाथों को पकड़ लेती है और उनमें अपने नुकीले नाखून बढ़ाने लगती है, जिससे वह लड़की की चीख निकल जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो दूसरी लड़की उसका हाथ एक तरफ झटक देते हुए खड़ी हो जाती है और पीछे खड़े बॉडीगार्ड को और अपना हाथ बढ़ाती है। तो वह बॉडीगार्ड जल्दी से एक साफ रुमाल उसके हाथ में देता है, जिससे वह लड़की अपने हाथ साफ करने लगती है। वह हाथ ऐसे साफ कर रही थी जैसे अभी अभी उसने कोई गंदी चीज को छुआ हो। फिर वह लड़की कार की ओर जाती है और कार से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस बॉक्स में से एक मिठाई निकालकर उसके मुंह में जबरदस्ती डालते हुए कहती है, लो मिठाई खाओ। सिया, तुम्हें पता है यह मिठाई किस खुशी में है? तुम्हें कैसे पता होगा ना? तुम तो फॉरेन में आराम कर रही थी, चोरी किए पैसे से। ऐसा सब सोचती है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ की कसम। वो जमीन पर पड़ी सिया कुछ नहीं बोलती, बस अपनी आंखों में हवाला लिए उसे देखने लगती है। तो दूसरी लड़की कहती है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता रही हूँ। आखिरकार कुछ तो लगती हूँ तुम्हारी। यह मिठाई इस खुशी में है कि आज मेरे मंगेतर, सॉरी सॉरी, तुम्हारे कभी ना होने वाले मंगेतर से शादी कर ली। साथ ही साथ पता है, तुम्हारी सगी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, आज उसने अपने बेटों से भी बढ़कर मुझे मानकर
अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी। मेरे आखिरकार जो मेरा था वह मुझे मिल ही गया। फिर अपनी भोली सी सूरत बनाकर आगे कहती है, सिया, आज मेरी शादी हुई है, क्या तुम मुझे कोई तोहफा नहीं दोगी? चलो, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी ओर से खुद को एक तोहफा देती हूँ। तुम्हें बस उस पर सिग्नेचर करनी है, बस सिंपल। मेरे लिए इतना तो करोगी ना? ये कहती है। फिर वाइट सूट पहने लड़की की ओर इशारा करती है, तो वह लड़का तुरंत एक पेन और कुछ डॉक्यूमेंट उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वह लड़की वह डॉक्यूमेंट लेकर सामने पड़ी सिया की ओर करती है और बोलती है, चलो जल्दी से इस पर अपने साइन कर दो। वहीं सिया, जो अब तक जबरदस्ती मिठाई खिलाने जाने पर खास रही थी, अचानक उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसकी सांसें तक रुक गईं। एक नज़र उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर वह लड़की सामने खड़ी लड़की की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगती है। इस वक्त उसकी हेजल आंखों में एक अलग गुस्सा, नफरत और लाचारी साफ देखी जा सकती थी। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, हमेशा अपना परिवार माना, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रागिनी, बताओ मुझे। और फिर उसके पीछे खड़े उस वाइट सूट पहने हुए लड़के को देखते हुए कहती है, वरुण, मैंने तो तुम्हें अपना प्यार माना था, तुम्हें पूरे शिद्दत से प्यार करती थी, तुम मुझसे शादी करने वाले थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, हम हमेशा साथ रहने का वादा किया था एक दूसरे से, तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी जगह, सब कुछ आज तुम्हारे पास है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ऐसी बातें सुन सामने खड़ी लड़की को बाहर दो गुस्सा आता है और वह उस नीचे पड़ी लड़की को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह लड़की नीचे गिर जाती है। फिर रागिनी आगे बढ़कर सिया के हाथ पर अपनी हील गड़ाते हुए कहती है, क्यों किया मैंने? ये जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं लिया, वह सब मेरा था, वह परिवार, वह दौलत, स्टाइल, सब मेरा था। वो तुम थीं जो बीच में आ गई थीं, वह तुम थीं जिसकी वजह से यह सब मुझसे छिन जाने वाला था, और रागिनी कभी ऐसे होने नहीं देती। तुम्हारी बस इतनी गलती है कि तुम मेरे माँ पापा की असली बेटी हो और मैं नहीं। और यह सब जो हो रहा है ना, उसका और एक रीज़न है, वह है वह बुढ़ा जिसके वजह से मैं लगभग सड़क पर आ गई थी। मैंने तो उसे भी ठिकाने लगा दिया, अब बारी तुम्हारी है। वहीं सिया, जो उसकी बातें सुन रही थी, वह कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक उसे अपने पेट और गले में बहुत दर्द होने लगा, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लगातार खून बहने लगा। यह देखकर वह सामने खड़ी रागिनी को देखती है, तो वह कुटिलता से हंसते हुए कहती है, शायद मेरी शादी की मिठाई तुम्हें रास नहीं आई सिया। समझ जाती है कि उस मिठाई में जहर था, और धीरे धीरे वह जमीन पर लेट जाती है, पर वह डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब रागिनी देखती है कि सिया जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मरते समय भी सिया ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए थे। रागिनी गुस्से में आकर बेहोश पड़ी सिया को 4-5 लातें मारती है। यह देखकर उसके पीछे खड़ा वाइट सूट पहना हुआ वरुण आगे आता है और कहता है, रागिनी बेबी, कम डाउन, वह मर चुकी है और वैसे भी हमारा काम तो हो चुका है, ना इसके साइन करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कहकर वह उसे शांत करने लगता है। लड़की भी उसकी बात सुनकर लंबी सांस लेती है और खुद को शांत कराती है। फिर उस लड़के की ओर देखकर कहती है, हम तुम सही कह रहे हो वरुण, और वैसे भी हम दोनों अब हमारी प्यारी सिया की प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। फिर दोनों हंसते हुए वापस कार में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं जमीन पर पड़ी सिया, जो आधी बेहोशी में थी और उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थीं, जहर के कारण उसे अपने पूरे शरीर में बहुत जलन और दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वह एक तक ऊपर देख रही थी, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे यह भी पता नहीं था कि दिन है
या रात। वह अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। फिर वह अपने मन में कहती है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या हम इसी के लायक हैं? आज तक हमने किसी को भी तकलीफ नहीं दी, फिर हमारे खुद के परिवार में हमें ठुकरा दिया, हमारी प्यार ने हमें धोखा दिया, और ऐसी बदकिस्मत क्यों हूं मैं? फिर आसमान में देखते हुए, बस अगर एक मौका मिल जाता तो अपनी जिंदगी बदल कर रख देती मैं। जिन्होंने मुझे इस हालात में लाकर रख दिया, उन सब की जिंदगी जहन्नुम बना देती, सबको बर्बाद कर देती। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया सबको। अपने मन में गुस्सा और बदले की भावना लेते हुए सिया ने अपना दम तोड़ दिया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह उस अंधेरे में डूबती चली गई। बीते वक्त के साथ उसका बेजान शरीर वहीं उस गंदगी और धूल मिट्टी में एकदम शांत पड़ा हुआ था। अभी भी सिया को अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा था, पर उसे अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द एक वक्त में इतना बढ़ गया कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलनी पड़ीं। एक झटके से अपनी आंखें खुलती हैं। अचानक तेज रोशनी के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अपनी आंखों को रोशनी के साथ एडजस्ट करने के बाद सिया ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगी। इस वक्त वह हॉस्पिटल के एक कमरे में थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथों पर ड्रिप लगाई गई थी, जिसके एक तरफ खून और दूसरे तरफ ग्लूकोज था। सिया को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। क्या किसी ने उसे बचा लिया है? पर जिस तरह का दर्द उसे महसूस हो रहा था, उसे तो ऐसा लग रहा था वह मर चुकी है। पर अचानक उसकी नज़र सामने गई, जहां पर एक बड़ा सा आईना था, जो उस हॉस्पिटल के वार्ड में ही दीवार की तरह था। सिया जब उस आईने में खुद को देखती है तो चौंक जाती है और अपने हाथ से उन सुइयों को एक झटके से निकालती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। पर उस दर्द को नजरअंदाज कर वह बिस्तर से खड़ी हो जाती है और अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आईने में लगभग एक 17 साल की पतली, कमजोर पर सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी हेजल आंखें उसे और खास बना देती थीं। उसके बाल बस थोड़े बिखरे हुए थे, पर भी उसे अलग लुक दे रहे थे। सर पर बहुत पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी उसकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। सिया खुद से कहती है, जब मुझे मार दिया गया था तब मैं 26-27 साल की थी, पर अब मैं अपने 17 साल की उम्र में हूँ। यह साल लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह खुद से ही कहती है, क्या जो मैंने अभी देखा वह सपना था, या मैं टाइम ट्रैवल करके 10 साल पीछे आ गई? फिर वह आईने पर अपना हाथ रखकर खुद के अक्स को छूती है